सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन सेक्शन कक्षाओं में आप सभी विद्यालय के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, इस लेक्चर 4 में हम कारक प्रकरण में आगे के जो नियम हैं उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे पहले दिए गए होमवर्क के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि आप सभी ने पिछला होमवर्क शायद पूरा कर लिया है और याद भी कर लिया। अगर अभी भी कोई विद्यार्थी लापरवाही कर रहा है तो इस ओर प्रेरित हो जाए, डेली क्लास अटेंड करे, डेली का होमवर्क पूरा करे। अब देखो, कर्म कारक अपन पढ़ रहे थे द्वितीय विभक्ति के योग में। कुछ 13 विशिष्ट शब्द उनके योग में कर्म का द्वितीय का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अधि सिंह स्ता साम कर्म। अगला नियम है अधि सिंह स्ता साम कर्म। यानी अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्ता और आस इन धातुओं की भी कर्म कारक संज्ञा होती है। कौन कौन सी? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्ता और आस। सिंह यानी सोने के अर्थ में आती है, स्ता जो बैठने के अर्थ में आती है और आस जो है वो बैठने के अर्थ में आती है। अधि उपसर्ग पूर्वक अधि उपसर्ग पूर्वक यानी अधि उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग। तो अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्ता, आस धातुओं के योग में, धातुओं के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्ता, आस धातुओं के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। यानी जो आधार होता है, जो बेस होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा होकर कर्म कारक के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए? यानी अधि उपसर्ग लगाओ धातु किन से? सिंह, स्ता और आस। सिंह, स्ता और आस धातु से पहले अगर अधि उपसर्ग लगा हो तो वहाँ आधार की कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? आधार की कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा होकर के कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वहाँ किया जाता है। कारक में कर्म कारक का प्रयोग करते हैं और विभक्ति में वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है
अधिसेते सोता है। अधिसेते शब्द का मतलब होता है सोता है। अधितिष्ठति बैठता है। अधितिष्ठति यानी बैठता है और अध्यास्ते यानी भी बैठता है। अध्यास्ते यानी भी बैठता है। ये इन अधि उपसर्ग पूर्वक आस, सिंह और स्था धातु से जुड़े हुए क्रियापद हो गए। अधि प्लस सेते, अधि प्लस तिष्ठति और अधि प्लस आस्ते में यण संधियों के अध्यास्ते बन गया। अब इनसे संबंधित उदाहरण बनाते हैं। अब देखो, जैसे सुरेश है, सुरेश संयाम अधिसेते। सुरेश संयाम अधिसेते। अध्यापक है, अध्यापक है आसंदिकाम अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति। और नृपय सिंहासनम अध्यास्ते। नृपः सिंहासनम अध्यास्ते। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें किन शब्दों के योग में यहाँ रेखांकित करके बता रहा हूँ भाई, इस शब्द में द्वितीय विभक्ति है, इस शब्द के योग में। अभी आपके सामने नियम क्या था, पहले अधि सिंह स्था साम करना था, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस, यानी इन धातु से पहले अधि उपसर्ग लगाओ। ये तो पता है आपको भाई, उपसर्ग धातु से पहले लगता है। तो वहाँ आधार की क्रम संज्ञा होती है, वहाँ आधार क्या होती है, क्रम संज्ञा। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अधिसेते सोता है अर्थ होता है, अधितिष्ठति यानी बैठता है, और अध्यास्ते यानी भी बैठता है। जैसे सुरेश है संयाम अधिसेते, सुरेश है संयाम अधिसेते। तो यहाँ जो है संयाम शब्द में रेखांकित है, इसमें कर्म कार्य द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधितिष्ठति बैठता है, अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। तो आसंदिकाम शब्द में द्वितीय विभक्ति रेखांकित कर दिया। द्वितीय विभक्ति क्यों है, अधि उपसर्ग पूर्वक तिष्ठ धातु, आस का तिष्ठि होती है ना मूल, ऐसे ही अधि उपसर्ग पूर्वक सींग आ जाएगा। यहाँ कारण क्या होगा, अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु। भाई आधार कहाँ है उसका, सैया पर बैठना। कहाँ सो रहा हो, पहले वाले में सुरेश सोता है, कहाँ पे सोता है भाई, इसमें क्या है ना भाई, आधार की कर्म संज्ञा हो तो आधार का मतलब स्थान क्या हो गया, सोने का। तो सुरेश का आधार हो गया, स्थान हो गया, वो सैया पे सो रहा, तो सैयाम शब्द में द्वितीय विभक्ति आ गई। ऐसे अध्यापक है आसंदिकाम अधितिष्ठति, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, तो आसंदिकाम वो कहाँ बैठ रहा है, कुर्सी पर, तो आसंदिकाम शब्द में कर्म कारक हो गया, यानी उसका आधार हो गया कुर्सी। नृपय सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, तो राजा का बैठने का आधार क्या है, सिंहासन हो गया। तो यहाँ सिंहासनम शब्द में कर्म कार्य द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और कारण हो जाएगा अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु, इसका कारण अधि उपसर्ग पूर्वक आस हो जाएगा। इसका अधि उपसर्ग पूर्वक
तिष्ट हो जाएगा, इसका अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह अगला नियम आता है उपान वद्यांग वस्य है। उपान वद्यांग वस्य, उपान वद्यांग वस्य है, उपान वद्यांग वस्य है। यहाँ तो अभी अधि उपसर्ग लगाए थे, यहाँ तो क्या लगाए थे ऊपर वाले में, तो अधि उपसर्ग पूर्वक, और यहाँ आ जाएगा उप उपसर्ग पूर्वक। यानी इन धातुओं से पहले अगर उप हो ना तो वहाँ भी आधार की क्या होगी, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्म संज्ञा ही होगी आधार की। उप उपसर्ग पूर्वक अनु वद अस्य, इन धातुओं के योग में उप अनु अधि आ उपसर्ग पूर्वक कौन कौन से उपसर्ग हैं यहाँ, उप अनु अधि और आ। ये किससे पहले हो, इस वस धातु से पहले। अगर ये चारों उपसर्ग लगे हो ना, धातु एक ही है, उपसर्ग चार है यहाँ। वस धातु से पहले अगर उप उपसर्ग आ जाए, अनु आ जाए, अधि आ जाए या आ उपसर्ग आ जाए तो वहाँ वस धातु में आधार की कर्म संज्ञा होती है। अब देखो उपे अनु, उप अनु अधि आ, उप अनु अधि आ उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में वस धातु के योग में आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ गए। यानी वस धातु है और वस धातु से पहले अगर उपसर्ग लगाओ, उप अनु अधि आ, कौन कौन से उपसर्ग हैं, चार। अगर इस वस धातु से पहले है उप अनु अधि और आ, ये अगर इस वस धातु से पहले लगे हों चारों उपसर्ग, तो वहाँ इस वस धातु का जो आधार होता है उस आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार क्या होती है, कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा होकर के कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा होकर के वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसकी, उस आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। अब जैसे उदाहरण हैं उपवस्ति, ये क्रियापद है, देखो उपवसति, पास में रहता है, पास में रहता है। आवसति, अनुवस्ति, अगर अनुपसर्ग जुड़ते ही क्रियापद बन जाएगा अनुवसति। अनुवस्ति का मतलब होता है पीछे रहता है, पीछे
रहता है। अधिवस्ती में रहता है। अधिवस्ती में रहता है। और लास्ट वाला है आवस्थी रहता है। आवस्थी रहता है। ठीक है। अब देखो इसके उदाहरण हैं। ये क्रियापद हो गए। तो यहाँ देखो, यहाँ उपवस्थी में उपसर्ग लगा हुआ है, या अनु है, या अधि है, या आ है। इनसे वस धातु में जोड़कर ये क्रियापद बन रखे हैं। जैसे उप जुड़ के वस्ती में वस में उपसर्ग जो वस्ती बन गया, उपवस्थी यानी पास में रहता है। वस्ती में अनुपसर्ग जुड़ गया, अनुवस्थी पीछे रहता है। अधिवस्ती में रहता है, आवस्थी रहता है। ये क्रियापद है। इन क्रियापदों को जोड़कर अपन वाक्य बनाएंगे और फिर उस वाक्य में हम रेखांकित करेंगे भाई किस शब्द में इन शब्द के योग में द्वितीय का प्रयोग किया जा रहा है। तो श्याम है नगरम उपवस्थी, जैसे पहला उदाहरण है, श्याम है नगरम उपवसति। श्याम नगरम उपवसति कुलदीप गृहम कुलदीप गृहम अनुवसति। कुलदीप है गृहम अनुवस्थी। सुरेश है जयपुरम अधिवस्थी। सुरेश है अधिवस्थी। हरिवैकुंठम आवस्थी। हरिवैकुंठम आवस्थी। देखो कि श्याम नगरम उपवस्थी, श्याम नगर के समीप रहता है। तो यहाँ श्याम नगरम उपवस्थी, उप समीप निकट अर्थ में आता है ना, किसके समीप? नगर के। तो नगरम में देखो द्वितीय व्यक्ति आ रही कर्मकारक, नगरम शब्द द्वितीय व्यक्ति आ गई ना, द्वितीय व्यक्ति कर्मकारक का प्रयोग किया गया है। ऐसे कुलदीप है गृहम अनुवस्थी, कुलदीप घर के पीछे, किसके? घर के। तो घर के षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन अनु उपसर्ग पूर्वक वस के योग में द्वितीय व्यक्ति आ रही है गृहम में। सुरेश है जो जयपुरम अधिवस्थी, सुरेश जयपुर में रहता है। कहाँ रह रहा है वो? जयपुर में। तो जयपुरम शब्द कर्मकार द्वितीय है। हरि वैकुंठम आवस्थी, हरि वैकुंठ में निवास करता है, तो वैकुंठम। इन सभी शब्दों में देखो, यहाँ श्याम का आधार नगर है, भाई नगर में रह रहा है। कुलदीप का आधार वह घर के पीछे रहता है। सुरेश का आधार है वो जयपुर में रहता है। और हरि का आधार है कि वो वैकुंठ में निवास करते हैं। समझ गए? ये नियम है कर्म कारक के भाई। उप अनु अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के अगर लगे हो तो वहाँ आधार की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होकर कर्म का द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के योग में भी कर्मकार द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। समय और मार्गवाचक शब्दों के योग में भी कर्मकार द्वितीय का प्रयोग करते हैं।
कालाध्वनोर, कालाध्वनोर संयोगे, यानी काल और अद्वय यानी मार्ग का अत्यंत जहाँ संयोग हो अर्थात दोनों की जहाँ निकटता बताई जाए वहाँ कर्म कारक द्वितीय का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का वहाँ प्रयोग किया जाता है। समय और मार्गवाची शब्द में जहाँ अत्यंत निकटता दर्शाई जाए वहाँ कर्म कारक द्वितीय का प्रयोग करते हैं। अर्थात कालवाचक और अद्वा अर्थात मार्गवाचक अर्थात कालवाचक और अद्वा मार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर अत्यंत संयोग होने पर शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर गम्यमान में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया था कि कालाद्वय, यहाँ काल और अद्वय, काल यानी समय और अद्वय यानी होता मार्ग। समय और मार्गवाची शब्दों में जहाँ अत्यंत निकटता हो संयोग हो वहाँ गम्यमान शब्द में यानी जहाँ जाते हुए होना बताया जाए, अनवरत कोई क्रिया करते हुए बताई जाती है, यानी जहाँ जाते हुए बताया जाता है वहाँ उस शब्द में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेश है, उदाहरण है आपके सुरेश है अत्र पंचदिनानि सुरेश है अत्र पंचदिनानि पठति। सुरेश है अत्र पंचदिनानि पठति। दूसरा है इन नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। यही देखो दोनों के एक एक उदाहरण आपको समझा रहा हूँ कि सुरेश अत्र पंचदिनानि पढ़ती। सुरेश यहाँ 5 दिन से लगातार पढ़ रहा है। तो सुरेश हो गया। यहाँ अत्र अव्ययवाची शब्द है, पढ़ते उसकी क्रिया होगी, लेकिन उसका समय क्या वो भाई कहाँ कब से पढ़ रहा है? पंचदिनानि यानी 5 दिन से, यानी अनवरत, यानी क्रिया अनवरत हो रही है ना।
क्रिया का यहाँ अनवरत गम्यमान होना बताया गया है कि क्रिया यहाँ लगातार हो रही है, बिना रुके हुए गम्यमान क्रिया है, इसलिए यहाँ समयवाचक गम्यमान शब्द में कर्म कारक द्वितीय का प्रयोग हो रहा है कि पंच दिनानि 5 दिन से वो पढ़ रहा है। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी कोस वर्तक टेढ़ी मेढ़ी है, तो नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, ये देखो मार्गवाची हो गया ना नदी का। भाई नदी का जो रास्ता है वो एक कोस तक टेढ़ा मेढ़ा है, यानी सर्पिल आकार, कभी इधर जा रही है, कभी इधर घूम रही है, कभी इधर घूम रही है, इस तरह से। तो ये दूरी का मात्रक हो गया, यानी रास्ते का। तो कौन क्रॉस, क्रॉसम शब्द में यहाँ देखो कर्म कारक और द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है कि यह नदी कोस वर्तक टेढ़ी मेढ़ी है, अर्थात कभी इधर जा रही है, कभी इधर से, तो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे आकार में वो नदी रास्ते में बह रही है। तो उसका रास्ता जो है सर्पिल आकार टेढ़ा मेढ़ा है। तो मार्गवाची शब्द हो गया नहीं, इसलिए समय और मार्गवाचक, तो कालात ध्वनि अत्यंत संयोगी, अर्थात कालवाचक और अधुमार्गवाचक शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर गम्यमान में कर्मकारक द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। सुरेश से अत्र 5 दिनानि पढ़ती, तो यहाँ 5 दिनानि उसका समय हो गया, 5 दिन से पढ़ रहा है। और नदी क्रोशम कुटिला से, नदी कोस वर्तक टेढ़ी मेढ़ी है, तो यहाँ क्रॉस जो है वो मार्गवाचक शब्द हो गया, यानी रास्ते का सूचक हो गया। समझ गए बच्चों, ये अपना कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का जो नियम था वो समाप्त होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको करण कारक तृतीय व्यक्ति का नियम पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आप होमवर्क नोट करिए। तो गृह कार्य में देखो 1 2 3 यहाँ नियम डालना, कर्म कारक के नियम 1 2 3 उदाहरण सहित SW में लिखकर याद करो। यानी ये जो नियम पहला और नियम दूसरा और नियम तीसरा, उसके अलावा इनके जो नियम हैं वह किस नियम में होता है, इनके जो उदाहरण आपके सामने खोल के बताए गए हैं, इनको आपको अपनी SW में लिखना है और इनको याद भी करना है। इनसे संबंधित उदाहरण आप हल करके देखोगे, काम सफाई से, सुंदरता से करना है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे कि आपको इनको साथ साथ याद भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।